अजय आर्यन। यस सर, थैंक यू सर। यहाँ तक कैसे आए? क्या मोड ऑफ ये रहा आपका आने का? ट्रांसपोर्टेशन। सर 4 तारीख को हम दिल्ली से रांची आए हैं बाय फ्लाइट। वहाँ से बस लेकर के हज़ारीबाग आए। दिल्ली में वर्किंग है नहीं या सर, प्रोफेशनल है? पहले प्रोफेशन थे, पहले जॉब करते थे कॉलेज प्लेसमेंट के बाद। उसके बाद कुछ समय जॉब करने के बाद छोड़ दिए थे। आप हज़ारीबाग के मूलतः रहने वाले हैं? यस सर। हज़ारीबाग के बरकट्ठा। यस सर। क्या हज़ारीबाग में कितने ब्लॉक हैं? सर 17 ब्लॉक्स है। श्योर हैं आप? नो सर। एक ब्लॉक के रूप में बरकट्ठा जाना जाता है Yes. हज़ारीबाग के अंदर। क्या क्षेत्रफल है, क्या जनसंख्या है आपका ब्लॉक का? सर जनसंख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है, 1,34,000 और क्षेत्रफल 280 स्क्वायर किलोमीटर। आपने डीएसपी फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है। यस सर। अभी आपके बरकट्ठा के बगल में बरही अनुमंडल, जो आपका अनुमंडल बरही है, यस सर। वहाँ एक मॉब लिंचिंग या एक हत्या हुआ, कम्युनल हत्या हुआ, आपको है जानकारी? यस सर, पता है। क्या है? सर सरस्वती पूजा के अवसर पे ऐसा कहा गया है, ऐसा एलिज्ड है कि एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी के एक नवयुवक लड़का है जिसका नाम रुपेश पंडित है, उसका मॉब लिंचिंग हो गया था। क्या लगता है आपको कि इसको कैसे रोक सकते हैं? सर ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा हो जाता है कि कम्युनल वायलेंस का सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पुलिस फोर्स को वहाँ का सिचुएशन एसेस करके अपना भी कितना पुलिस है, पुलिस पर्सनल्स है, उसको एसेस करके वैसे जगह पे तुरंत जाना चाहिए, जिससे कि आगे का जो प्रॉपर्टी और लाइफ्स का जो थ्रेट है वो कम किया जा सकता है। सेकेंडली शॉर्ट टर्म में तो ये है, लॉन्ग टर्म में है कि कम्युनल हार्मनी, जैसे कि जहांगीरपुरी में एक ऐसा सिचुएशन हुआ था जहाँ पे शांति रथ या शांति पीस मार्च निकाला गया था। तो ये लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन है। आप एज ए डीएसपी क्या प्रिकॉशन लेते हैं? आप कैसे इस सिचुएशंस को हैंडल करते हैं या क्या प्रिकॉशन लेते हैं? सर अगर मैं डीएसपी रहता उस जगह पे, तो वही है कि सबसे पहले मैं पुलिस पर्सनल्स के साथ वहाँ पे जाता ताकि आगे का थ्रेट ना हो। सेकेंडली क्या है कि जो विक्टिम्स हैं, एलिज्ड विक्टिम्स हैं, उसको मैं अरेस्ट करता अपने अपने कैपेसिटी में लेता, ताकि उसका ऐसा ना हो कि उग्र भीड़ की वजह से उसका कहीं लॉस ना हो जाए या डेथ ना हो जाए, क्योंकि वैसे भीड़ में कंट्रोल नहीं होता है। तो उसको अपने अंदर अरेस्ट करके और उसके लाइफ को प्रोटेक्शन देता, और साथ ही साथ जो वहाँ के मॉब पीपल्स हैं उनको मैं आश्वासन देता कि ये पुलिस का काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, और इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल ट्रायल के थ्रू जो अगर सच में गुनाहगार है तो इसको सजा मिलेगी। अगर वहाँ के स्थानीय विधायक इस बात से जो आप तर्क दिए, इस तर्क के बिहाफ में वो बात करते कि ये तो आपकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो जब आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करा, उसके बाद ही ये सिचुएशन आया है, स्थिति पैदा हुई, तो फिर आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते? विधायक जी के साथ हज़ारों कार्यकर्ता हैं, हज़ारों लोग हैं, और वो आपके इस तर्क से सहमत नहीं है। सर मुझे लगता है कि जो पुलिस पर्सनल्स हैं एक लिमिटेड है झारखंड में, वो मेंटेन करते हैं लॉ, उनका तो मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन और जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जिसमें पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो अगर फिर भी उसके सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था सर? कोई बात नहीं, ठीक है। अभी एक हमको ये बताइए कि आपने 10th का अपना मार्क्स पूरे बायोडाटा में जिक्र नहीं किया, इसका कोई विशेष कारण? नहीं सर, मुझे बोला गया था कि सिर्फ ग्रेजुएशन का। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप अपना 10th का भी मार्क्स
मेरा शेयर कर दें। सर मेरा 78% है। 78%। आपका ग्रेजुएशन है अकाउंट्स। यस सर। अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ा है? यस सर। बताएंगे? सर डबल एंट्री सिस्टम होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका जो फिनंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है उसका 2 जगह एंट्री किया जाता है, तो यही डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो इसको क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी जोड़ सकते हैं? सर राष्ट्रीय स्तर पे हमारा कौन बैलेंस शीट बनाता है? बैलेंस शीट जो हमारा भारत का है वो कौन प्रिपेयर करता है? सॉरी सर, मैं गेस करना चाहूँगा लेकिन वो हो सकता है गलत हो जाए। बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर नेशनल अकाउंट्स करके एक कमेटी है, आई गेस वो है। नहीं, ठीक है। आप ये बताइए कि मॉस्पी के बारे में सुना है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यस सर। बताइए उसका क्या कार्य है, उसका क्या विंग है? सर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। इसमें से मुझे लगता है कि जो NSSO है वो भी उसी के अंदर है। ठीक है। जो सारा सेंसस का काम करता है और इसी के अंदर मुझे लगता है कि जो अकाउंट्स प्रिपरेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसी डिपार्टमेंट के अंदर, इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में सुना है या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? ये सर सुना है लेकिन बहुत डेफिसिट नॉलेज है इसके बारे में। तो अच्छा, तो भारत में जो गरीबी बेरोजगारी पर सर्वे आती है वो कौन करता है? कौन सा विंग करता है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। अगर आप अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्टली आपका इकोनॉमिक्स यस सर। का एक पार्ट होता है, तो आप मुझे ये बताइए कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो है वो अकाउंट्स से अलग कैसा है? अकाउंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे और इकोनॉमी को कैसे करेंगे? सर अकाउंट्स है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से उसको रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना एंड प्रेजेंट करना, ये अकाउंटिंग सिस्टम हो गया। और इकोनॉमिक्स एक आर्ट है जिसमें हम मार्केट के बारे में या डिमांड सप्लाई के बारे में या कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक जारी होता है भारत में, तो उसके बारे में कुछ पता है? नहीं सर। डिमांड सप्लाई आप बात कर रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड कोई इन्फ्लेशन को कैसे आप मेज़र करेंगे या क्या होता है? कैसे डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन क्या है, सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन क्या है? ये सर इन्फ्लेशन 2 तरीके के होते हैं। एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है और एक सप्लाई पुश इन्फ्लेशन होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में ऐसा सिचुएशन होता है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ गुड्स रहता है और उसी समय पे अगर इंक्रीज इन इनकम इन द मार्केट, तो एक्सेस ऑफ इनकम के वजह से जब इन्फ्लेशन क्रिएट होता है तो ऐसे सिचुएशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। और वही इसके रिवर्स में सप्लाई पुश इन्फ्लेशन होता है कि ऐसी सिचुएशन में जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है उसका वेरियस रीजन्स के कारण सप्लाई कम हो जाता है और इनकम जो लेवल रहता है मार्केट में वो कांस्टेंट रहता है। तो इसके वजह से कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन? सर इसके 2 मेजर्स हैं प्राइमरी। एक तो मॉनेटरी मेजर्स होते हैं और एक फिजिकल मेजर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी को देखा जाए तो RBI अपने बहुत सारे रेट्स हैं, जैसे रेपो रेट्स है, CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, उसके बाद SLR है। तो ये सब ऑपरेशंस के थ्रू इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंडली जो फिजिकल पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट के, उसमें टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसको ऊपर और नीचे करके, इंक्रीज और डिक्रीज करके उसको मैनेज करती है इन्फ्लेशन को। RBI जो मेज़र ले रहा है इसमें एक अभी हाल में ऑपरेशन ट्विस्ट
यस सर। आरबीआई के द्वारा किया गया है, उसका क्या उद्देश्य है? अगर आप रेपो, एसएलआर या अन्य मेजर्स से आप कर रहे हैं, एमएफ, एलएएफ से अगर आप काम कर पा रहे थे, तो ऑपरेशन ट्विस्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? एज अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव पे आप बात करें। सर, ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में सुने हैं, लेकिन अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में कमेंट करना मैं सही नहीं समझता। इन्फ्लेशन के लिए एक लॉन्ग टर्म जो रेपो रेट बहुत दिन से आरबीआई बढ़ाया नहीं है, घटाया नहीं है, कुछ उस पर परिवर्तन नहीं कर रहा, रिवर्स रेपो पे फोकस था उसका। अभी हाल में टीएलटीआर आपने सुना होगा कि एक ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है लॉन्ग टर्म, तो इसके बारे में है आपको जानकारी? सर, अकाउंट्स, फिर से अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव में बात करिए, आपका चूँकि अकाउंट्स है पेपर। ये सर, मुझे इतना पता है कि बहुत साल से, मतलब कोविड-19 के पहले से आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया था, मोस्टली अकोमोडेटिव स्टांस पे उसको रखा हुआ था। लेकिन अभी 2 से 3 दिन पहले ही रिसेंट वीक में रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अभी जो इन्फ्लेशन है वो कुछ सेगमेंट्स में डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी जा रहा है, और जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टारगेट बैंड है 4 ± 2%, उसको भी इंक्रीज़ कर गया है लास्ट 3 मंथ्स में। तो इसको इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए रेपो रेट है सो बढ़ाया गया है। एमपीसी आपने बोला, एमपीसी कब उसका गठन हुआ, कितना दिन का कार्यकाल था उसका? सर, ये 2016 में गठन हुआ है। कब तक उसको काम करना था? मुझे लगता है कि ये परमानेंट कमीशन, मुझे लगता है ऐसा। एक लास्ट सवाल मेरा, एफआरबीएम यस सर। क्या है? सर, एफआरबीएम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, जो कि 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में, आई गेस इट्स इन ईयर 2003 में लाया गया है। तो इसमें ऐसा है कि जो फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको एक टारगेटेड बैंड के थ्रू और टारगेटेड स्टेप्स के थ्रू 3% के आसपास में लाने का टारगेट है। क्या इस कमेटी का कोई अध्यक्षता कर रहे थे? कमेटी था तो कोई अध्यक्ष होंगे। हाँ सर, मुझे अध्यक्ष के बारे में पता नहीं है। तो क्या भारत एफआरबीएम का यूज़ जब चाहे तब कर सकता है, या कोई एक लिमिट है कि आप एक बार एफआरबीएम का यूज़ करेंगे या दोबारा कर सकते हैं, या क्या है एफआरबीएम का, कैसे उसका हम अर्थव्यवस्था में लाएंगे उसको? ये सर, एफआरबीएम का जो है उसमें जो टारगेट दिया गया है 3% के पास लाने का, लेकिन अभी के हाल के सिचुएशन में कोविड-19 के टाइम देखा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ऐसे सिचुएशन में एक तो इंटरनल डेट और इंटरनेशनल डेट भी लेना पड़ा, तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ गया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उनके रिकमेंडेशन के अनुसार 2026 तक इसको फिर से 3% के आसपास लाने का टारगेट है। फिलहाल अभी ये मुझे लगता है कि 6 to 9% के रेंज में फिजिकल डेफिसिट चल रहा है। अभी तो जो हाल में बजट पेश किया गया है मैडम के द्वारा, तो उसमें तो बताया गया है कि हम बहुत ज़्यादा कर्ज लेने वाले हैं। ये जो 6 to 9% आप बोल रहे फिजिकल डेफिसिट, वो तो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगा फिर उससे, तो फिर ऐसा सरकार क्यों कर रहे हैं? हाँ सर, मुझे लगता है कि जो कर्ज लेकर के जो फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन ने बोला है कि अभी हम मतलब कि एक्सटर्नल डेट ज़्यादा करेंगे, लेकिन उनका मोटो ये है कि जो भी डेट रहेगा वो कैपिटल फॉर्मेशन और एसेट क्रिएशन में रहेगा, जो कि आने वाले साल में उसका रिटर्न ज़्यादा रहेगा, और फिर हम रीपे बैक कर सकते हैं, और फिर फिजिकल जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से चल सकता है। एफडीआई, एफपीआई तो है ही उसके लिए, तो फिर ये जो आप बोल रहे हैं हम अवसंरचना विकास करेंगे लाके, यस सर। तो फिर एफडीआई जो आ रहा है उसका क्या कर रहे हैं? सर, एफडीआई तो आ रहा है, लेकिन वो मोस्टली सर्विसेज सेक्टर में आ रहा है, सर्विसेज सेक्टर। और सेकेंडली है कि ये प्राइवेट डिमांड से आता है, प्राइवेट सेक्टर्स में आता है।
मुझे और उसके बाद क्या है कि जो गवर्नमेंट अभी डिमांड कर रही है एक्सटेंडेड डेट, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, पब्लिक रोड्स को क्रिएट करने के लिए, जो कि मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स इस सब फील्ड में नहीं रहते हैं। तो जो वैक्यूम है वो फिल करेगी गवर्नमेंट। तो लास्ट अब फाइनल बताइए कि हॉट मनी क्या होता है? हॉट मनी का टर्म सुने हैं आपने? Yes, sir. नाम से? तो हॉट मनी सर मैं भूल गया हूँ। ठीक है। आप मूलतः हजारीबाग के निवासी हैं। यस सर। हजारीबाग में ये पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं? ये सर है हजारीबाग। ऐसा माना जाता है कि झारखंड में जो क्लाइमेट है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट है। तो क्लाइमेट के मामले में बहुत अच्छा है, इसलिए इसको जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे कि हजारीबाग नेशनल पार्क है, उसके बाद सूरजकुंड धाम है जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रल जेल है। तो ये सब है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है, साथ ही साथ एंशिएंट इंडिया के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बहुत सारे एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और स्टैचू ये सभी मिलते हैं। तो एक तरह से इसमें टूरिस्ट डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। हाल ही में आपने सुना होगा यहाँ हजारीबाग ज़िले के किस साइड से कुछ पालकालीन मूर्तियाँ, फिगर्स, बुद्ध की मूर्तियाँ मिली। वो कौन सा साइट से? सर एग्जैक्टली साइट का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वो 6 to 7 किलोमीटर मेन सिटी है उसके इस साइड में है, मतलब कि साउथ ईस्ट साइड में, मेन सिटी के साउथ ईस्ट साइड में। उस साइट्स के उत्खनन से आपने पढ़ा होगा, तो क्या उससे क्या ये किया जा सकता है कि वहाँ किसका साइट्स होगा जो वहाँ से खुदाई में प्राप्त हुआ है, उसके आधार पे किसका सर? वहाँ से जो प्राप्त हुआ है, हाँ। मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं या जो भी बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले वहाँ क्या होगा? सर अभी जो साइट में एक्सकेवेशन हुआ उसमें बुद्धा की एक मूर्ति मिली, और एक मूर्ति मिली जहाँ से ये पता चल सकता है कि जो हजारीबाग का एरिया है वो अपने एंशिएंट टाइम में बुद्धिज़्म से काफ़ी डोमिनेंट होगा। और ये भी है कि झारखंड के अनेक क्षेत्र में, जैसे कि चतरा में कुछ पहाड़ हैं जहाँ पे बुद्धिज़्म का भी सिंबल मिलता है। तो ये वाला रीजन जो है झारखंड का नॉर्दर्न पार्ट इंक्लूडिंग हजारीबाग, ये सब बुद्धिज़्म के काफ़ी डोमिनेंस में है। झारखंड सरकार कोविड जब समस्या था, कोविड अपने चरम अवस्था पर था, यस सर। तो उस समय जब कोविड अपने एकदम पीक पे था, तो उस समय सरकार कोविड से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय कर रही थी, क्या कर रही थी? ये सर झारखंड सरकार कोविड, जैसे कि कोविड बहुत ज़्यादा पीक पे था और इसका कोई वैक्सीन इनिशियली था नहीं, तो उस टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा हथियार था। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए झारखंड सरकार ने एक प्रज्ञाम ऐप को लॉन्च किया था, जिससे कि ई पासेस फॉर डिलीवरिंग द नेसेसिटी गुड्स डिलीवर करने के लिए लॉन्च किया था। सेकेंडली क्या है कि बहुत सारे कोविड जो सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे आइसोलेशन सेंटर होते हैं, जो टूरिस्ट आकर के 14 डेज़ वहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स जाकर के रह सकते हैं। थर्डली दीदी किचन योजना स्टार्ट किया था, जो कि अगर माइग्रेंट पीपल्स हैं और रास्ते में है और वो भूखे हैं तो उनको मतलब कि हंगर की प्रॉब्लम ना हो। कोविड से निपटने के लिए भारत सरकार जब वैक्सीनेशन का प्लान बनाई, तो भारत सरकार के अपना कौन सा वैक्सीन था?
एक तो कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। कोविशील्ड। झारखंड खास करके यहाँ वनों का बहुलता है। 2021 के नए वन रिपोर्ट जो आया है उसमें झारखंड में वनों की स्थिति क्या है? सर जो अभी FSI का रिपोर्ट आया है 2019 के से 2021 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड एक स्टेट है, पाँच में से एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ओवरऑल फॉरेस्ट इंक्रीज़ किया है। तो ये अराउंड 100 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है कि झारखंड में वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन संरक्षण कार्यक्रम सही दिशा में कार्य कर रहा है। इससे कह सकते हैं। नीति आयोग हाल ही में ये अपना एक रिपोर्ट जारी की है गरीबी पे। तो उस रिपोर्ट में जो वो था मुख्य रूप से आपका बहुआमी निर्धनता गरीबी सूचकांक। तो उस रिपोर्ट में झारखंड का क्या स्थिति है? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि क्या पोजीशन था झारखंड का, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि टॉप लोअर परफॉर्मर में झारखंड का रहता है, टॉप 5 लोअर परफॉर्मर में। और झारखंड के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में है। भारतीय प्रधानमंत्री अभी यूरोपीय दौरे पे हैं। क्या ऐसी स्थिति में जब वैश्विक परिदृश्य इस तरह का है, जब रूस जैसा देश यूक्रेन पर अटैक किए हुए है और पूरे विश्व में इस तरह का स्थिति क्रिएट हुआ है, तो क्या इस समय ऐसी स्थिति में भारतीय प्रधानमंत्री का यूरोपीय दौरा सही है? सर मुझे लगता है कि जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में क्राइसिस है, तो एक सिचुएशन वो है। सेकेंडली क्या है कि इंडिया का खुद के नेशनल इंटरेस्ट है, तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए भारतीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वो यूरोप विजिट कर रहे हैं, जिसमें से नॉर्डिक समिट भी हुआ है और 3 यूरोपियन नेशन के साथ मिल करके वेरियस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ग्रीन एनर्जी पे बात चल रही है। और साथ ही साथ जो यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस है उसको लेकर के भी जितने भी कंट्रीज हैं उसके साथ बात चल रही है कि हम कैसे इस सिचुएशन को हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सही है। अभी किस देश के प्रधानमंत्री भारत आए थे जो खास करके गुजरात दौरे पर भी थे? उनका एक फ़ोटो वायरल हुआ JCB के साथ। कौन थे वो? सर वे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मॉरिस जॉनसन थे। तो उन्होंने ये JCB के साथ फ़ोटो क्यों खिंचवाई थी या उस पर चढ़ कर क्यों खिंचवाई थी? सर इंग्लैंड की एक कंपनी है जो कि जिसका प्लांट गुजरात में सेटअप हो रहा है, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए JCB के साथ फ़ोटो खिंचवाए थे। खास करके ये यूक्रेन और रूस के ये क्राइसिस के कारण, इस संकट के कारण भारत में खास करके फ्यूल पर तेल संकट का स्थिति उत्पन्न हुआ है। तो जितनी आसानी से हम ईरान से तेल अपने यहाँ आयात कर लेते हैं, उतनी आसानी से अभी हमें रूस देने के लिए तैयार है, फिर भी हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? सर ये ज़रूर है कि ईरान से हम कॉस्ट इफ़ेक्टिवली ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं और वैसे ही प्राइस पे और उससे सब्सिडाइज्ड प्राइस पे रशिया भी तैयार है देने को। लेकिन ऐसा है कि अभी ऑल ओवर द ग्लोब रशिया के जो अभी बिहेवियर रहे हैं फॉर वेरियस रीजन्स,
तो उसके वजह से ऑल ओवर द स्टेट्स, ऑल ओवर द कंट्री, सॉरी ऑल ओवर द ग्लोब बहुत सारे सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहा है। और ऐसे सिचुएशन में अगर भारत भी ज़्यादा इंपोर्ट करने लगता है तो ये ग्लोबल इमेज को सही नहीं है, ग्लोबल इमेज के लिए सही नहीं है। तो इसी कारण नहीं कर पा रहे। ये सर एक रीज़न तो ये है मुझे लगता है, बाकी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जो मुझे पता नहीं। ठीक है अजय जी, आपका इंटरव्यू।